हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या था कि जब ब्रिटिशर्स आए बेटा इंडिया में रूल करने के लिए, तो देखो सोसाइटी पे कुछ चेंजेस आए होंगे, इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ हमारे कल्चर में चेंजेस आए होंगे। हम इस चैप्टर में वही सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ा उनका ब्रिटिशर्स का ना इंडियन सोसाइटी पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था। ठीक, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे वन वे फ्री ट्रेड। ये क्या चीज़ है वन वे फ्री ट्रेड? तो ये क्या था बेटा, ये जो है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले समझो ये हमारा इंडिया है और ये ब्रिटेन है। ठीक है, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था वो जाता था ब्रिटेन जाता था। ठीक है, क्लियर है। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो अपना ये खुद ही सामान बनाने लगे। इन्हें क्या हुआ, अब डर हुआ, इन्होंने सोचा कि अगर इंडियन गुड्स यहाँ पे आएंगे तो हमारा सामान कौन खरीदेगा। तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा कि वी नीड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, हमें कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो क्या करा गवर्नमेंट ने, इनको जो है इंडियन गुड्स पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ से जो भी सामान आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब बेटा जब टैक्स बहुत हैवी होता है तो जाहिर सी बात है आदमी नहीं पे कर पाएगा, तो इनका ये बैन हो गया, आता ही नहीं था इंडियन सामान यहाँ पर। ठीक, लेकिन ये बड़े चालू थे, इन्होंने क्या करा, अपना जो सामान यहाँ पे लाते थे उसमें देयर वाज नो टैक्स। कहते थे भाई हम तो कोई टैक्स नहीं दे रहे। ठीक है, तो क्या कहते थे, वो आराम से सामान आ जाया करता था यहाँ पर। उसकी वजह से क्या हुआ, एक तरफ का खाली ट्रेड लगता, टैक्स लगता, दूसरी तरफ फ्री ट्रेड था। इसीलिए इसको कहा जाता है वन वे फ्री ट्रेड। आगे समझ में। अब आ जाओ तुम अपने टॉपिक पे, रूइन ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन। देखो जो हाथ से काम करते थे उस टाइम पे, जो कहते हैं ना कारीगर जो होते थे, हस्तशिल्प जो होते थे, जो हाथ से कुछ सामान बना रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं तुम्हारे, तो कपड़ा बना रहे हैं, बुन रहे हैं कपड़ा, जो भी काम कर रहे हैं, जो हाथों का काम होता था, उसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा इतना टफ कंपटीशन था। तुम समझो कोई आदमी जो हाथ का देखो काम होता है, कोई भी काम, अब तुम ही देख लो अपना, जो बच्चे अपना काम खुद से करते हैं, एक पेज लिखते हैं तो उन्हें अगर 5 मिनट लग रहे हैं एक पेज लिखने में, बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग है, सब कुछ है। दूसरा बच्चा गया, उसी का उसने कॉपी करके प्रिंट आउट निकाला, वो 2 मिनट में ही जो है कितने 50 प्रिंट आउट निकलवा लेगा जल्दी खटक खटक, है कि नहीं। तो देखो जब मशीन का जो काम होता है तो वो ऑब्वियसली उससे जल्दी होगा, कम टाइम में होगा, कम मेहनत में होगा। उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा वैसे यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री को हुआ क्या था कि जो हमारा हैंडमेड जो गुड्स थे उनकी इंडस्ट्रीज बिल्कुल कोलैप्स हो गई। क्यों? क्योंकि उसका कंपटीशन मशीन मेड गुड्स से तो हो ही नहीं सकता था। जो ब्रिटेन में क्या बन रहा था, मशीन मेड सामान। ठीक है, उससे हमारे हैंडमेड सामान का क्या कंपटीशन। ठीक है, ये क्या था, ये बहुत ही फाइन होता था, बहुत खूबसूरत होता था। कपड़ा ही लेके मानो, जो कपड़ा हाथ से बुना है वो अलग होगा, थोड़ा रफ होगा, थोड़ा कोर्स होगा, लेकिन जो मशीन का होता है ऑब्वियसली वो बहुत फाइन, बहुत खूबसूरत, एक सा पैटर्न होगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो हैंडमेड गुड थी उसकी फैक्ट्रीज बिल्कुल कोलैप्स हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या करा बेटा, अब देखो अगर ब्रिटेन से गुड आ रहे हैं, सामान आ रहे हैं ब्रिटेन से, गुड्स का मतलब सिर्फ गुड अच्छा नहीं होता है, गुड्स का मतलब सामान भी होता है। ठीक है, तो जब जहाँ वर्ड गुड्स का इस्तेमाल होगा दैट मीन्स सामान की बात करे जा रहे हैं। रेलवेज एंटर रिमोट विलेजेस ऑफ कंट्री। क्या हुआ यहाँ पर, जब ब्रिटेन से जो सामान आ रहा था भाई वो गाँव कूचों में कैसे जाएगा। भाई मेन आप इंडिया में लेके आ गए, लेकिन आपको हर जगह अपना सामान पहुँचाना है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर रेलवे सिस्टम स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, अब जो यहाँ पे गाँवों में सामान बनता था वो भी ख़त्म। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से पूरा इतना सामान आ रहा है तो ये क्या करेंगे। ठीक है, और जो अच्छा सामान है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अब तीसरी बात देखो क्या हुआ, जो इंडिया में जो भी सामान बनता था ना बेटा, तो इंडिया के जो इंटरनेशनल मार्केट थे वो क्या क्या थे, तुम्हारा अफ्रीका था, ठीक है, मिडिल ईस्ट था, यूरोप था। ठीक है, यहाँ पे इंडिया अपना सामान बना के इन जगहों पे भेजा करती थी, इनके इंटरनेशनल मार्केट्स थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब
ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, उसने क्या करा, अपना सामान खुद यहाँ पे भेजने लगा। ये तो था ही खैर, यहाँ पे जब मिडिल ईस्ट में भी भेजने लगा तो उन्हें क्या लगा कि भाई जब अच्छा सामान हमें यहाँ से मिल रहा है ब्रिटेन से, तो हम इंडिया का क्यों लें। अब क्या हुआ, उन्होंने, इंडिया ने अपना ये मार्केट भी लूज कर दिया। आ रहा है समझ में? तो कितना बड़ा एक धक्का लगेगा ना कि भाई इतना बड़ा किसी का बिजनेस हो और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आकर उसको ख़त्म कर दे हमारे बिजनेस को। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा इंटरनेशनल जो ट्रेड सिस्टम था वो भी ख़त्म, फ्लॉप हो गया। यहाँ पर भी इतना कंजम्पशन तो था नहीं, तो वीवर्स जो थे, जो बुनते थे कपड़ा वीवर्स, अब वो किसके लिए बनाएंगे, बाहर जा नहीं रहा है सामान, इंडिया में कितना कंजम्पशन हो, इंडिया में बाहर का भी सामान आ रहा है, तो जितने वो वीवर्स थे टाइप के, उनका अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया। भाई आदमी किसके लिए काम करेगा जब उनके सामान का कंजम्पशन ही नहीं है तो। ठीक है, अब आ जाओ तो इंग्लिश एंड यूरोपियन स्टॉप बाइंग द इंडियन गुड्स। उन्होंने क्या करा, यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या कहा कि भाई हम तो हिंदुस्तानी माल खरीद ही नहीं रहे। देख रहे हो कितने चालू थे वो लोग, है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री पे, आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन को बहुत ज़्यादा एक भारी धक्का लगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। बाय 1830s जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा एकदम उस पे था, उरूज पे था, बूम पे था, तो क्या हुआ, मैनचेस्टर, देखो हिंदुस्तान में भी क्या कहा जाता है, अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो अहमदाबाद में। ठीक है, मैनचेस्टर वर्ड का क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इंग्लैंड में मैनचेस्टर था जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी। ठीक, तो वहाँ से सामान आता था। अब हमारे हिंदुस्तान में पहले इन्होंने हमारा इंटरनेशनल मार्केट छीना। अब क्या हुआ, जब ये इंडिया में अपना सामान इतना ज़्यादा लाने लगे तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी गिर गया। भाई अगर 100 लोग देखो रह रहे हैं एक जगह पर, ठीक है, हमने बनाया यहाँ पे, हम पहले बाहर भेजते थे। ठीक है, तो हम जो है 1000 पीस किसी कपड़े के बनाते थे। ठीक है, कुछ यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, कुछ बाहर भेज दिया करते थे। पहले तो क्या करा ब्रिटिशर्स ने, हमारे बाहर का मार्केट छीना, तो हमारे 1000 के 1000 हमारे पास ही रखे हुए हैं अब सामान। ठीक है, उसके बाद जब हमारे ये हिंदुस्तान में आ गए, इंडिया में आ गए, तो बेटा अब ये 1000 में ये डोमेस्टिक मार्केट भी हमारा चला जाएगा। ये इतनी कपड़ों का करेंगे क्या, आ रहा है समझ में? तो क्या हुआ, हल्के हल्के हमारा पूरा मार्केट भी ख़त्म हो गया। डोमेस्टिक घर का जो इंडियन मार्केट था वो भी एकदम कोलैप्स हो गया। ठीक है, दूसरा एक कारण इसका ये था कि देखो जैसे जब ब्रिटिश रूल आया तो हमारी टाउन्स, हमारी सिटीज़, सब में क्या था, इन्होंने जो है उनको बर्बाद करना शुरू कर दिया, रुइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, चाहे उस पर कब्ज़ा करके, लूट पाट, ये वो। उसकी वजह से क्या हुआ था, जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ थे जैसे कि ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, जहाँ पे हमारा ये क्राफ्टमैन और ये सब कुछ चलती थी इंडस्ट्री, वो जो है हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ से निकल के भाग गए। कहते हैं ओनली 10% ऑफ पीपल लिव देयर इन द टाउन्स। इन सब चीज़ों के बाद सिर्फ टाउन में कितने लोग थे, 10% लोग रह गए। तो जो तुम्हारा जो एक जमाया काम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। देख रहे हो, मतलब एवरीथिंग वॉज नियरली डेड, हर चीज़ बिल्कुल ख़त्म पे थी। बट स्टिल देखो बेटे क्या होता है कि जो हाथ का काम होता है फिर भी, है ना, जो वो मशीन से इतना वो नहीं हो सकता है कि अगर मैं बोलूँगी मशीन से सब एक साथ छापते हैं, अगर तुम्हारे 1000 डिज़ाइन है तो मशीन से एक के 1000 बिल्कुल एक से छापे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो गरीब तबका होता है वो क्या करता है, बड़ा ही कोर्स कपड़ा पहनता है। वो कभी भी हर सोसाइटी में देखो, अगर तुम जिस भी स्टेट में तुम लोग रहते हो, तो हाई क्लास के लिए भाई मॉल्स में शोरूम बने हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अलग है। अब मैं दिल्ली का इंस्टेंस लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, हाई क्लास आदमी है, मॉल में जाएगा, ठीक है, मॉल ऑफ इंडिया चला जाएगा, कहीं और जाएगा। मिडिल क्लास है, लाजपत नगर चला जाएगा, ठीक है। सब ये दिल्ली वाले सब समझ रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा और कम उसको, अच्छा कॉलेज वाले बच्चे सरोजनी नगर जाएंगे, ठीक है, वहाँ से और सस्ता माल मिल जाता है। लेकिन जो बिल्कुल गरीब तबका होता है बेटा, तो वो लोकल मार्केट जो होते हैं ना, अपने वीकली मार्केट जो है वो वहाँ से ख़रीदता है, ठीक है। तो हर सोसाइटी में क्या होता है, मार्केट्स बने हुए हैं। तो जो उनका मशीन का जो सामान आता था तो वो तो बहुत हाई क्लास लोगों के लिए होता था। जो गरीब तबका होता था उसके लिए जो है वो हाथ वाला ही काम करता था। आगे समझ में, तो कहीं ना कहीं वो लोग, कुछ लोग उनके लिए भी थे जो काम करते थे। दूसरी बात, जैसे तुम्हें बॉर्डर्स पे बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही नाजुक सी नक्काशी चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, जैसे बनारसी साड़ीज़ होती हैं, तो वो तुम्हारी मशीन से नहीं बन सकती है, वो हाथ का ही काम होता है, ठीक है।
तो कुछ लोग थे अभी ज़िंदा जो यही सारा काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट सारा ये ख़त्म हो चुका था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ भाई, आदमी को पेट पूजा करने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो सब लोग जो हैं एग्रीकल्चर की तरफ आने लगे। लेकिन ये बताओ बेटा, अगर हिंदुस्तान में मानो 50,000 आदमी है, ठीक है, 50 का 50,000 अगर एग्रीकल्चर ही करने लगा तो सभी पैदा कर रहे हैं, कोई आटा, कोई चावल, कोई दाल, तो सब किसका लेंगे सामान, है कि नहीं? कुछ और काम धंधा हो ही नहीं रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना प्रेशर, इतना जोर पड़ा कि पूरा वो भी फ्लॉप हो गया, ठीक है। उसकी वजह से पूरे में पार्टी आ गई, गरीबी आ गई। आ रहे हो समझ में कैसे चलती है सोसाइटी? भाई कोई आईटी सेक्टर में है, कोई एग्रीकल्चर में है, कोई टीचिंग प्रोफेशन में है, कोई किसी में है, कोई लॉ में है, कोई मेडिकल में है। ऐसी तो तुम्हारी सोसाइटी चलती है। भाई सबने मिलके किसानी करना शुरू हो गया तो कौन किसका खाएगा, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ बिल्कुल वहीं आके रुक जाए, जम जाए, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई उसके अंदर डेवलपमेंट ना हो। तो देखो क्या वजह थी बेटा, सबसे पहले जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको बेतहाशा एक्सप्लॉइट करा जाता था, ठीक है। हाई रेवेन्यू लिया जाता था उनसे, कि मतलब जिसकी कोई इंतहाई ना हो, कि तुम्हें जो है मानो तुम्हारा फसल बिक रहा है 2,000 रुपये का, लेकिन आपको रेवेन्यू जो पे करना है वो 10,000 रुपीज़ पे करने, तो आदमी कहाँ से देगा, ठीक है। बाकी ये था एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतनी ओवर क्राउडिंग हो गई थी। अब देखो, मानो अब तुम दिल्ली का सीन ले लो, ठीक है। दिल्ली में पॉपुलेशन की इतनी ओवर क्राउडिंग है कि क्या होता है, फ्लैट्स बन रहे हैं। उसकी वजह से क्या होती है, क्यों इतना ज़्यादा सड़कों का आजकल हाल ख़राब है? इसलिए क्योंकि भाई सीवर प्रॉपर नहीं है। जिस घर में पहले एक बंदा रहता था, अब वहीं जब फ्लैट बन जाएंगे तो 50 बंदे रह रहे हैं, है कि नहीं? तो ओवर क्राउडिंग हमेशा बेटा चीज़ों को ख़राब कर देती है, ठीक है। इसीलिए जब एग्रीकल्चर में तुम्हारी ओवर क्राउडिंग शुरू हुई तो क्या हुआ, उसकी वजह से तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल डिटोरिएट होने लगा, बिल्कुल ख़त्म होने लगा, ठीक है। पीजेंट्स को क्या होता था, खूब टैक्सेस देने पड़ते थे, पैसे होते नहीं थे, तो वो लोग कहाँ जाते थे, मनी लैंडर्स के पास जाते थे कि भाई हमें कुछ पैसा दे दो, ठीक है। मनी लैंडर्स कौन होते थे? जो पैसे वाले जो क्लास होती थी, तो उनके पास जाते थे, वो इनको दे तो देते थे, लेकिन इतना एक्सप्लॉइट करा जाता था ना कि अगर तुमने इस महीने मुझसे 5,000 रुपये लिए, अगले महीने तक नहीं दिए, तो तुम इस पर इतना हाई रेट ऑफ टैक्स दोगे ना कि इंसान परेशान हो जाता था, ठीक है। पीजेंट्स जो कोई अपनी उनकी सेविंग्स नहीं होती थी कि वो कोई इम्प्रूवमेंट, कोई नई कोई टेक्निक लेके आए, कुछ लेके आए, ठीक है। बेटर सीड्स, कैटल, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये उनकी रीच से बहुत बाहर की, दूर की बात थी। उन्हें तो ये था कि भाई चावल के बीज डालें, जो सड़े भुसे हैं, जो गेहूँ हैं वो डालो, अपनी फसल उगाओ। लेकिन रेवेन्यू लेने के लिए ब्रिटिशर्स, ज़मींदार उनके ऊपर खड़े रहते थे। कोई ज़मींदार का कोई रोल नहीं था कि कोई नई कोई इम्प्रूवमेंट करते, कोई टेक्निक्स लेके आते, कोई सपोर्ट नहीं था, ना ब्रिटिशर्स का ना ज़मींदार का, ठीक है। बहुत सारे ज़मींदार कैसे थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया, 3rd चैप्टर में पढ़ाया आप लोगों को। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं? वो लैंडलॉर्ड्स, वो ज़मींदार जिनको उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं होता उसमें क्या हो रहा है, बस उनको रेवेन्यू चाहिए होता है, ठीक है। वो बीच में कोई टेनेंट लगा देते हैं कि भाई मुझे इतना रेवेन्यू यहाँ इस जगह से ला के दो। उनको क्या कहा जाता है? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड तो है लेकिन एब्सेंट है, तो इसीलिए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड उनका नाम पड़ा गया है, ठीक है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। अभी तक तो हमने एग्रीकल्चर की बात करी, उसको एक्सप्लॉयटेशन की बात करी, अब हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, बाय 19th सेंचुरी मशीन एज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्रीज़, कोल माइनिंग, ये सब इंडिया में स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। लेकिन मोस्टली जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सारी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के पास थी, जो ब्रिटिश ओनर्स ही थे, थी वो इंडिया में थी, सब कुछ था, लेकिन जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज थी सारी ब्रिटिशर्स के अंडर थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहते थे? क्योंकि यहाँ के जो लेबर चार्जेस थी वो काफ़ी सस्ती थी, ठीक है। रॉ मटेरियल यहाँ पे काफ़ी अबंडेंस में अवेलेबल था, और आपको अपनी पूरी एक मार्केट भी, बनी बनाई मार्केट भी यहाँ पे मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि आपको कस्टमर्स, बायर्स ढूंढने की ज़रूरत थी, ठीक है। एवरीथिंग वाज रेडी टू सर्व, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंडियन जो वो थे
क्या बोला जाएगा, जो इंडियन लोग थे उनके लिए कंपटीशन क्यों डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि बेटा जब हर चीज़, पैसा भी, फैसिलिटीज़ भी सारी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के पास थी, तो जो इंडियन वर्कर्स थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बगैर पैसे के, बगैर किसी फैसिलिटी के दूसरे के साथ कंपटीशन में खड़े होना। ठीक है, राइस, चावल, फ्लावर, पेपर। अच्छा देखो, ये फ्लोर नहीं कहते हैं आटे को, ठीक है, आटे को फ्लावर कहा जाता है, स्पेलिंग होती है FLOUR, लेकिन फ्लोर नहीं कहा करो। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज बन गई थी लेकिन सब ये ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो उनका इतना स्लो डेवलपमेंट था कि ना की बराबर ही था। ठीक है, सारी जितनी भी हैवी एंड कैपिटल गुड्स थे, देवर मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, सब जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं जैसे स्टील प्लांट, आयरन प्लांट, ये सब किसके हाथ में था, ये सब जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ठीक है, तो इंडिया कहीं जो है इंडस्ट्रीज़ वाले मार्केट में इंडिया कहीं आगे नहीं था। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ आगे। देखो बच्चों, ब्रिटिशर्स जिस जगह जाते थे, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सब जगह वो इंडियन जो वो लोग थे उनके लिए घाटे का ही सौदा था। ठीक है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर था 1901 से लेकर 39 तक, इट ड्रॉप डाउन बाय 14%। ठीक है, 14% एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कमी आ गई थी। अब अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो तुम्हारा इनसाइड का पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो देखो बेटा, क्यों हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही थी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प ही नहीं थी। गवर्नमेंट सारा पैसा, सारे लोन किसको देती थी, ब्रिटिशर्स को देती थी, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं थी। ठीक है, दूसरा क्या था, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं थी। भाई तुम अगर अभी भी कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री शुरू करते हो तो सिर्फ तुम्हारे पास पीजेंट्स थोड़ी ना चाहिए होंगे, तुम्हें क्या चाहिए, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज हो, है ना। इसीलिए तो बच्चों से कहा जाता है बेटा कि खूब मेहनत से पढ़ो। क्यों पेरेंट्स कहते हैं आप लोगों से कि मेहनत से पढ़ो, ताकि किसी टेक्निकल फर्म में जाके लगो। ठीक है, टेक्निकल फर्म में क्या होता है कि तुम कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जॉब करके, है कि नहीं। वहीं अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो क्या होता है, इंसान को फिर अलग से कोई जॉब करनी पड़ती है कि नहीं, उसमें इतना अच्छा पे नहीं होता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, टेक्निकल एजुकेशन नहीं दिया करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाते थे, पॉलिटेक्निक नहीं बनाया था, बहुत कम ही से बनाते थे। और वो भी जो भी कॉलेजेस वगैरह थे वो खाली एक हायर क्लास के लिए थे, मास के लिए नहीं थे, सब लोगों के लिए नहीं थे। ठीक है, वो लोग इतने चालू थे, उनको पता था कि अगर सबको एजुकेशन दे दी भाई तो ये फिर हमें नहीं टिकने देंगे यहाँ पर, है ना। चलो, एक नेगेटिव फीचर क्या था कि इंडस्ट्रीज़ का ये सिर्फ कंसंट्रेटेड थी एट वन प्लेस। कुछ जगहें तो बहुत इंडस्ट्रीज़, बहुत फैक्ट्रीज़, लेकिन इंडिया की कुछ जगहें ऐसी थी जो फिर उस वक्त भी अंडर डेवलप भी थी। ठीक है, बहुत सारी जो अभी भी ऐसे ही है। अभी भी देखो क्या है कि इंडिया में बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर गांव देहात की तरफ जाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है ना। तो देख रहे हो कि इंडस्ट्रीज ये कंसंट्रेशन की वजह से होता है, एक ही जगह पे हर आदमी फोकस करे तो। ठीक, लेकिन जब देखो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया 1920 से 39 के बीच में क्या हुआ, फिर लोगों ने कहा कि भाई हमको तो जो है एक प्रोटेक्शन चाहिए अपने इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक है, वो प्रोटेक्शन कैसे मिलता, कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर टैक्स देते, टैक्स की फॉर्म में तो प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या था कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को एक बूस्ट मिला। ठीक है, उसके बाद फिर सही से थोड़े से मसले हल होने लगे। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़। तो देखो बेटा, जो इंडस्ट्रीज हमारी प्लांटेशन पे निर्भर थी तो वो क्या थी हमारी, अराउंड 1750 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कॉटन के टेक्सटाइल कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, तो सोचो उस टाइम पे इंडिया वॉज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस कंट्री, है ना, जिसका सबसे शानदार बिजनेस चलता ऐसा था, खूब लीड करता था बिजनेस में हर जगह। ठीक है, कहाँ कहाँ भेजा जाता था इंडिया का सामान, साउथ एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में, इन सब जगह जो है इंडिया का सामान भेजा जाया करता था। ठीक है, अब क्या था, यूरोपियन कंट्रीज़ भी आती थी, यहाँ से सामान लेती थी, अपने यहाँ ले जाके बेचा करती थी, या फिर ये डायरेक्ट भी जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचा करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन ने खुद अपने कपड़े बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जब ब्रिटेन ने खुद बनाए तो वो वहाँ से बना के फिर और वो
मशीन मेड हुआ करता था, ठीक है, यहाँ तो फिर भी हैंडमेड था। तो इंडिया का भी मार्केट ले लिया उन्होंने, ठीक। फिर इन्होंने अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप तो इन्होंने पूरा राज ही करा, बाहर से किसी को नहीं आने देते थे। इन्होंने पूरा यूरोप को जो है प्रोटेक्ट करा अपने टैक्स से, कि टैक्स लगा दिया इतना कि बाहर की कोई कंट्री के अंदर ना ला पाए अपना सामान। तो देख रहे हो, इन्होंने हमारे इंटरनेशनल मार्केट जो हमारा इतना बड़ा, जिसके ऊपर हमें इतना नाज था, वो भी ख़त्म कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो इंडियन वीवर्स थे ना, तो उनको बहुत ज़बरदस्त एक झटका लगा। उन सब की एक लाइवलीहुड, जो उनका गुजर बसर जिससे चलता था, वो सब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे कोई काम ही नहीं बचा तो हमारे जो वीवर्स थे वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वहाँ जाके फिर ये लोग काम करने लगे, प्लांटेशन सब कुछ, ठीक है बच्चों, आ रहे समझ में। अब क्या है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक झटका था, ठीक है। देखो इंडिया में ऐसा नहीं है कि प्लांटेशन नहीं था, इंडिया में उन्होंने नई नई चीज़ें शुरू करी, जैसे कि बेटा कॉफ़ी की प्लांटेशन शुरू करी, टी की, शुगर की, इंडिगो बहुत कॉमन था, है ना, ठीक है। इंडिगो की यूरोप ने बहुत ज़्यादा मांग थी, तो उन्होंने इंडिगो की भी प्लांटेशन शुरू करी। लेकिन जो हमारे इंडियन लेबर्स थे उनको इतना एक्सप्लॉइट करा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया करते थे, एक बॉन्ड साइन करा लिया करते थे, फिर उनसे बगैर पैसे दिए उनसे काम कराते थे। दैट उस क्या कहा जाता था ऐसे लेबर्स को, बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। इतने ये लोग परेशान थे कि इनकी जो लेबरर्स थे, जो पीजेंट्स थे, इनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1930 वाज अराउंड 32 ईयर्स। जो लोग रहते थे, जिंदा रहते हैं, अब देखो आदमी 70 साल का, 80 साल का होता है ना, उस टाइम पे इतना किसी को परेशान करते थे ये लोग कि वहाँ की जो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज 32 ईयर्स। देख रहे हो तुम लोग। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों, पर अब हम पढ़ते हैं पार्टी एंड फैमिन्स। क्या होता है ये, जब भूखमरी आती है, बिल्कुल खाने पीने को कुछ नहीं होता, उसको कहते हैं फैमिन्स, ठीक है। तो देखो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से हिंदुस्तान में भूखमरी, गरीबी इतनी फैल चुकी थी, ठीक है। क्या होता था कि भाई लेबर से काम करा रहे हैं, उनको तनख्वाह, उनको वेजेस नहीं दी जा रही हैं। ये कैसे पता चलता था, उसका एक की इंडिकेटर क्या था कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज वेरी लो। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि हर बंदे को कितना पैसा मिलता है ऑन एन एवरेज, उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक है। वो इंडिया का बहुत लो था। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी अराउंड 1930s, वो कितनी थी, अराउंड 32 ईयर्स। क्यों थी, क्योंकि भाई भुखमरी, परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि इंसान जी नहीं पाता था ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि बेसिकली इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस वक्त, ठीक है। और ये सारी बैकवर्डनेस क्या थी, इट वॉज टोटली अ मैन मेड थिंग। ये ऐसा नहीं है कि किस्मत से हुआ, ये ब्रिटिशर्स की चालों से हुआ। ब्रिटिशर्स ने जैसे एक्सप्लॉइट करा, ये उन सब चीज़ों की वजह से हुआ, ठीक है। इंडिया खुद में वॉज अ वेरी रिच कंट्री, ठीक, लेकिन जो लोग थे उनकी कंडीशन क्या थी, दे वर वेरी पुअर पीपल। तो क्या लगता था, जैसे बल्क ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन अ वेरी रिच कंट्री, खूब सारे लोग, गरीब लोग एक बड़ी ही अमीर सी कंट्री में रह रहे हैं, वो हाल था हमारा इंडिया का, ठीक है। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे परेशान करा, कैसे एक्सप्लॉइट करा। लेकिन देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि नहीं होते, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या अच्छा करा था, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स क्या मतलब होते हैं, इंसानियत के नाते जो इंसान करता है ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो करता है, ठीक है। उन्होंने इंडिया पे से सती प्रथा, क्या सिस्टम था कि इंसान औरतों को क्या करते थे, सती, जिसकी मियाँ मर जाया करता था उसको जला दिया करते थे ना, कि ऐसी जिंदा औरत जल जाया करती थी। तो ये जो है राजा राम मोहन रॉय ने एजिटेशन स्टार्ट किया था। उनको हेल्प किसने करी थी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के विलियम बेंटिंग ने, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने हेल्प करी थी, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इन्होंने हेल्प करके इस सिस्टम को बिल्कुल एबॉलिश करा था। उन्होंने कहा था इट इज़ अ वेरी ऑफेंसिव क्राइम, अगर कोई ये करता है तो भाई बड़ा सख्त एक उसके लिए जो है पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। दूसरा था फीमेल इन्फेंटिसाइड। लोग क्या करते थे, बेटा पैदा हो रहा है तो मिठाइयाँ बट रही हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, आज भी होता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड तो नहीं होता है आज, मतलब बच्चियों को लड़की, लेकिन जब घरों में पैदा होती है, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे लड़कियाँ पैदा होती हैं, बहुत बुरा माना जाता है, मुंह बनाया जाता है कि भाई बेटी होगी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, है ना। पहले क्या होता था, लड़की पैदा होती थी तो छोटी बच्ची को ही जला दिया करते थे,
कितना बड़ा एक इट वॉज ए बिग क्राइम, है ना। अब तुम सब लोग देखो, क्लास में सब बच्चों की क्लास में हो सकता है टॉपर लड़की भी हो। देखो फर्स्ट 5 की लिस्ट में हमेशा लड़की रहती है। मैं ये नहीं कहूँगी फर्स्ट टॉपर लड़की होगी, लेकिन फर्स्ट 5 की लड़की लिस्ट में हर क्लास में मेजॉरिटी गर्ल्स होती हैं कि नहीं होती हैं, है ना। तो क्यों होती हैं? क्योंकि भाई लड़कियां आजकल पीछे नहीं हैं। इतना पढ़ो, इतना लिखो कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, मैं तुम लोगों से भी कहती हूँ, बेटे माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और अगर बच्चे रिजल्ट नहीं देते तो बहुत तकलीफ़ होती है। इस वक्त तुम्हारा काम कुछ नहीं है तुम लोगों का, तुम लोग का काम खाली पढ़ना है, ताकि तुम लोग की आगे की लाइफ अच्छी हो सके, ठीक है। क्लास 8th 9th 10th 8th 9th 10th 11th 12th 5 साल है तुम्हारे पास। 5 साल मेहनत से पढ़ लो, ठीक है। कहते जो इन 5 साल हंस लिया, मज़े कर रहा है, ज़िंदगी भर परेशान होता है। जो इन 5 साल खूब सारे मौज मस्ती छोड़ के पढ़ेगा, उसकी आगे की लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही 24 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ाई को अपना मेन टारगेट बनाओ, ठीक है। आगे आ जाओ विडो रीमैरिज एक्ट पर। क्या था कि किसी का मियाँ मर गया तो आगे वो कभी शादी नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई एक एक्ट लागू करा 1856 में कि जिनके मियाँ मर जाते हैं वो भी आगे शादी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू करा, आने जाने का, पहले लोग पैदल बुलक कार्ट से जाते थे, बड़ा टाइम लगता था, तो उन्हीं लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में स्टार्ट करा गाड़ियों का, व्हील्स का जो वो हुआ, ट्रेन्स वगैरह जो शुरू करी वो ब्रिटिशर्स ने ही शुरू करी थी, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे, क्यों उन्होंने शुरू करा था? तो बेटा ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते थे कि वो क्या करें, जो अपना सामान उन्होंने ब्रिटेन में जो बनाया वो हर गांव गली हर जगह वो जाके उसको बेच सकें, है ना। ये तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हर जगह उनका कब्जा हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, अपनी आर्मी ऑल ओवर इंडिया, क्रॉस इंडिया वो हर वक्त रखते थे बिल्कुल तैयार। रोड्स के और कम्युनिकेशन की वजह से ही तो होता था सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, कि वो देखते कहीं कहीं कोई रिबेल तो नहीं कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। उन्होंने स्टीम शिप्स स्टार्ट करी, रोड सड़कें बनाई ताकि सारे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, सिटीज़, सारे मार्केट को ज्वाइन कर सके, ठीक है। रेलवे सिस्टम तो भाई ब्रिटिशर्स की ही देन है। पहली लाइन जो रेलवे लाइन बनी थी दैट वाज बिटवीन, जो चली थी दैट वाज फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ठीक है। किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी थी, एंड इट वाज इन द ईयर 1853। लेकिन देखो बच्चों, इस चीज़ से क्या हुआ कि हिंदुस्तान में यूनिटी पैदा हो गई। जब आदमी, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, मैं आपके पास आ नहीं रही जा नहीं रही, तो यूनिटी मोहब्बत क्या होगी, है ना। लेकिन जब हमारे बीच में आना जाना होगा तो क्या होगा, उससे यूनिटी बनेगी, है कि नहीं। तभी जो रिवॉल्ट हुआ था, जो इंडिपेंडेंट वॉर जो हुई थी, वो उसमें जो है कैसे हुई थी कि लोगों को जो है एक दूसरे से आते थे, मिलते थे, जाते थे, है कि नहीं। ये इसी वजह से तो हुआ था। अब आ जाओ तुम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या था? हिंदुस्तान में पैसे की तो कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसी पैसे से इंडियन सामान खरीदा और वो ले जाके बाहर बेचा करते थे खुद ही, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तानियों को तो कोई उससे फ़ायदा होगा नहीं, भाई कम दामों पे कोई चीज़ खरीद कर बाहर बेच रहे तो हमें क्या पता, ठीक है ना। वही पैसा ये लोग अपनी आर्मी को बढ़ाने में, उसके मेंटेनेंस में खर्च करते थे, ठीक है। बाकी जो भी इमर्जिंग पावर्स होती थी उसको, उससे फाइट करने के लिए भी यही यूज़ करी जाती थी ये वाली वेल्थ। तो उन्होंने हमारी मिलिट्री को भी एक्सप्लॉइट करा हमारे ही पैसे से, ठीक है। अब आ जाओ तुम, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? हमारी ही पैसे को ड्रेन आउट करना, कहीं बाहर लेके जाना। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मॉडर्न एजुकेशन। तो देखो 1853 में लॉर्ड मैकिनले, ही वाज द पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया था ये मॉडर्न एजुकेशन। पहले क्या था, हिंदी में पढ़ाई होती थी, है ना, लेकिन उन्होंने रीडिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर थ्रू इंग्लिश एज अ मीडियम स्टार्ट करी, कि अब हम इंग्लिश, अब देखो बुक्स होती हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग, कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, है ना। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लॉर्ड मैकिनले, जो आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ इंग्लिश स्कूल्स खोले हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल नहीं खोले। जो कुछ इंग्लिश स्कूल थे दे वर वेरी कॉस्टली, तो सिर्फ वो अपर क्लास के लिए थे, ठीक है। मासेस के लिए कुछ नहीं था, कि सब लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं था, जो कुछ लोग थे वही पढ़ सकते थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो पढ़ाई कर रहे थे लेकिन उनके अंदर एक रैशनल व्यू जागा, डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म जागा। क्या होता है कि उनको
रीजनिंग उन्होंने ही फिर क्वेश्चन उठाए ना कि भाई तुम यहाँ से निकलो भागो। क्यों? जब आपके पास एजुकेशन आती है ना तो आपके पास सोचने की ताकत बढ़ती है। ठीक है, अब इंग्लिश भी जानते तो कोई बाहर से आ रहा है, आप बाहर जा रहे हैं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन करना काफ़ी ईजी हो जाता था। ठीक है, आगे समझ में? इन्हीं एजुकेशन की वजह से ही हमारे अवेकनिंग हुई। अगर कोई पूछे ना कि कल्चरल और सोशल अवेकनिंग क्यों हुई, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? मॉडर्न एजुकेशन की वजह से ही अवेकनिंग हुई। ठीक है, वरना हम लोग तो ऐसी गुलामी में ज़िंदगी गुजारते रहते। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर इन द कंट्री। ठीक है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था, अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ब्रिटेन के हाथ में इंडिया थी, वैसे ही फ्रेंच की एक कॉलोनी थी वियतनाम। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, इसको बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया था। वहाँ पर अपने स्कूल में जो बुक्स भी फॉलो करी थी, सिलेबस भी वो भी अपने ही था। और उनकी किताबों में क्या कहा जाता है कि वियतनाम बड़े ही इन्फीरियर कंट्री है, उसका कल्चर ख़राब है। कौन सुपीरियर है? फ्रेंच सुपीरियर है। जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे ना, भाई हमें ज़मीन में खाना क्यों बुरा लगता है, कि भाई अंग्रेज़ों का तरीका है कि टेबल चेयर पे खाएंगे, है कि नहीं? वैसे ही फ्रेंच ने अपना दिमाग में इन लोग को ये बिठा दिया था कि भाई वियतनाम बुरा है, इनका कल्चर बुरा है, अच्छा कौन है? वो फ्रेंच अच्छे हैं। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। ठीक है, क्या है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ही वॉज अ शहनाई प्लेयर, और बहुत ही स्किल्ड शहनाई प्लेयर है। ठीक है, इनको एक बहुत बड़ा इनको अवार्ड मिला, दैट वाज भारत रत्न अवार्ड। मेरा बच्चा बहुत रो रहा है तो मैं जल्दी से वीडियो एंड कर रही हूँ। ठीक है, और ही वॉज द 4th पर्सन टू गेट दिस अवार्ड इन 2001। प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक थैंक यू ज़रूर बोला करो, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। थैंक यू।